हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। अगर आप लोगों को याद होगा कल हम लोगों ने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा तो जल्दी से बताएंगे, और अगर नहीं याद है तो फिर ये भी बता दें कि नहीं याद है भैया आप ही बता दो। कल के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा व्यापक मूल्यांकन के जो पक्ष थे, उन्हीं में हम शैक्षिक मूल्यांकन के पक्ष के बारे में पढ़े थे। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि संज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया है, भावात्मक का किसने किया, कौशलात्मक का किसने किया। फिर हम लोगों ने संज्ञानात्मक पक्ष में कितने भागों में उसको विभाजित किया गया था, उसके चरण या उसके भाग जो थे, जिसमें हमने 6 भाग टोटल 6 वर्ग उनके पढ़े थे। आपको याद होगा ज्ञान था, बोध था, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एंड मूल्यांकन। साथ ही साथ आपको याद होगा भावात्मक पक्ष में भी हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि उसमें पसंद, नापसंद और रुचि से संबंधित होता है। साथ ही साथ हमने उसकी डेफिनेशन भी पढ़ी और उसके 5 चरण जो कि हमारा था ध्यान देना, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, साथ ही साथ व्यवस्थापन और चित्रीकरण। तो कल हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी, लेकिन याद रखिएगा आज की जो क्लास है ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास आपको कहीं ना कहीं वो फ़ायदे कराएगी जो आपने इससे पहले भी तो नहीं सोचे हैं। 3 से 4 प्रकार के प्रश्न हैं, बनने के चांस हैं, अभी तक नहीं आए हुए हैं ये भी मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन 100% बनने के चांस हैं। और देखिएगा कंफर्म इससे क्वेश्चन बनना ही है, भले ही उसकी लैंग्वेज कुछ भी हो। मैंने सारी लैंग्वेज लिखी हैं पॉसिबल, जो बोली जा सकती हैं, जिस तरीके से लैंग्वेज पूछी जा सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डॉक्टर BS ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने पक्ष बताए हैं। किसके अकॉर्डिंग? BS ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों के कितने पक्ष बताए हैं। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि शैक्षिक उद्देश्य के पक्षों को बताओ, कितने सारे पक्ष हैं शैक्षिक उद्देश्य के। सेम क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ सकता है, डॉक्टर BS ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्य के पक्षों के बारे में कहाँ बताया। ये होना चाहिए क्या बताया होना चाहिए था। आई थिंक शायद मुझसे कुछ गलत हो गया होगा, अभी मैं देख लेता हूँ। तीसरा, या फिर उन्होंने अपनी बुक में बताया, शायद वो होगा कि कहाँ पे लिखा है उन्होंने, तो उसके बारे में बताया होगा। तीसरा क्वेश्चन चौथा हो सकता है, डॉक्टर BS ब्लूम की पुस्तक का नाम क्या है। ठीक है, उन्होंने शैक्षिक उद्देश्य के बारे में अपनी पुस्तक में ही बताया है, तो वो उनकी पुस्तक से संबंधित पूछ रहा है कि कहाँ बताया। ठीक है, MCQ में पूछ सकता है, डॉक्टर BS ब्लूम की पुस्तक का नाम बताइए। याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, सारे मैक्सिमम चांस है आने के। आप बोलेंगे भैया कि आंसर इसका कैसे। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्नलिखित 3 भागों में हुआ है। हमारा ज्ञानात्मक पक्ष था, भावात्मक पक्ष था, क्रियात्मक। इसी को हम कौशलात्मक पक्ष बोलते हैं और संज्ञात्मक पक्ष से बोलते हैं। भावात्मक सेम है, यानी वही सेम वाले हैं ये। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, लिखने का नाम थोड़ा सा अलग है। याद रखिएगा ब्लूम ने इनका वर्गीकरण अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, ये बुक का ही उनके नाम है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इसमें किया। ठीक है, याद रहेगा। बोलेंगे हाँ भैया ये हमको अच्छी तरीके से अब याद रहेगा। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, बुक का ही वो नाम है ये तो। ठीक है, आगे देखो, आपसे क्वेश्चन पूछने के चांस हैं उसके कि ज्ञानात्मक पक्ष के कितने तत्व हैं। ध्यान से पढ़ो, ज्ञानात्मक पक्ष के कितने तत्व हैं। यहाँ पर आपसे ज्ञानात्मक पक्ष के भागों का या वर्गीकरण के वर्ग नहीं पूछे गए, आपसे उसके तत्व पूछे हैं। वर्गीकरण इसका 6 भागों में हुआ था, 6 के 6 हम लोगों को याद थे। ज्ञान था, बोध था, प्रयोग था, विश्लेषण था, संश्लेषण था, मूल्यांकन था। लेकिन यहाँ पे इसके जो तत्व हैं वो 12 हैं। अब ये 12 कौन से हैं? विशिष्ट ज्ञान होना, शब्दावली ज्ञान होना, विशिष्ट तत्व का ज्ञान होना, विशिष्ट को व्यक्त करने का तरीका आना चाहिए आपको, परंपराओं का ज्ञान होना चाहिए, स्थिति या क्रम का ज्ञान होना चाहिए, आपको वर्गीकरण का ज्ञान होना चाहिए, कसौटी का ज्ञान होना चाहिए, पद्धति का ज्ञान होना चाहिए, सार्वभौमिकता तथा अमूर्तता का ज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ नियमों तथा सामान्यीकरण प्रयोगों का भी ज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ आपको सिद्धांतों और संरचनाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। हालांकि ये क्वेश्चन देखने में लगता है कि क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, अगर तुम इसे ध्यान से पढ़ोगे तुम्हें इतने टफ लग रहे होंगे कि क्या क्या इतने कैसे याद करेंगे। एक बार इनको पढ़ के देखो, विशिष्ट ज्ञान, शब्दावली ज्ञान, विशिष्ट तत्व का ज्ञान, विशिष्ट को व्यक्त करने का तरीका, परंपराओं का ज्ञान, तो ये सारे याद हो जाएंगे। 2-3 बार पढ़ो इनको, बस सारे के सारे याद हो जाएंगे। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन किसके चांस बहुत ज़्यादा मुझे लगे कि हो सकता है वो पूछ दे आपसे कि बोध के रूप बताओ। बोध आपको याद भी होगा किस में आया था, सेकंड हमारा वर्ग था संज्ञात्मक विकास का। पहला ज्ञान था, फिर बोध था। तो बोध के भी आपसे हो सकता है पूछेगा बोध के रूप बताओ कितने होते हैं, बोध के प्रकार बताओ कितने होते हैं। तो बोध का रूप होता है सिंपल सा, एक अनुवाद होता है, फिर विवेचना या व्याख्या करना, और फिर उल्लेख करना। तो ये होते हैं किसी चीज़ के बोध करने के रूप।
3 तरीके से। पहले अनुवाद करते हैं, फिर हम उसकी व्याख्या करते हैं, देन हम उसका उल्लेख करते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके और इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा आगे पढ़ें तो ब्लूम के अनुसार निम्न स्तर के उद्देश्य कौन से हैं, मध्य स्तर के उद्देश्य कौन है और उच्च स्तर के उद्देश्य कौन से हैं। मुझे ये लग रहा था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हो सकता है, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन मैक्सिमम चांस है इस क्वेश्चन को इस बार पूछे जाने के, क्योंकि अभी तक ये क्वेश्चन शायद आपकी बुक्स में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस तरीके से नहीं दी गई थी, लेकिन इस बार इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा उन्होंने बदला है। तो जहाँ तक मुझे लगा, जो मैंने उसको एनालाइज़ किया, कि इसका पूछने का चांस है उनका। तो याद रखिएगा, ब्लूम के अनुसार निम्न स्तर को 3 भागों में बांटा है, जिसमें से हमें पता चल गया अपना ज्ञान, बोध और प्रयोग। पहला, दूसरा और तीसरा वाला जो है ये निम्न स्तर था। चौथा और 5वां वाला जो मेरा था ये कौन सा था, अब बोलोगे ये हमारा मध्यम स्तर था। और जो हमारा 6th वाला था ये मूल्यांकन वाला, वो उच्च स्तर था। लेकिन यहाँ पे उच्च स्तर हमारा हो जाएगा सृजनात्मकता और रचनात्मकता। ठीक है, कौशलात्मक रूप से देखेंगे तो निम्न स्तर हमारा कौन सा है, ज्ञान, बोध, प्रयोग। मध्य स्तर हमारा कौन सा है, अब बोलोगे विश्लेषण और संश्लेषण। जबकि उच्च स्तर हमारा कौन सा है, सृजनात्मकता और रचनात्मकता। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे आपसे पूछा जाए मूल्यांकन या सह संज्ञान, जिसको सहगामी पक्ष है, वो क्या होता है। सहगामी पक्ष का मतलब अगर देखा जाए तो वो क्या है, आपको ये बताना है। आप बोलोगे संज्ञानात्मक पक्ष के भावात्मक और कौशलात्मक पक्ष तथा व्यवहारिक जो पक्ष होता है वो होता है। संज्ञानात्मक पक्ष के भावात्मक व कौशलात्मक पक्ष तथा व्यवहारिक पक्ष, ये मैंने क्या लिखा है, कुछ तो इसमें गलत है। आप यहाँ लिखो मूल्यांकन में संज्ञानात्मक पक्ष के भावात्मक व कौशलात्मक पक्ष तथा व्यवहारिक पक्ष होता है। तो मूल्यांकन क्या है, तो मूल्यांकन में कौन कौन से पक्ष होते हैं ये बताया गया है। मूल्यांकन में एक तो हमारा संज्ञानात्मक पक्ष होता है, एक भावात्मक और एक कौशलात्मक तथा व्यवहारिक पक्ष होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हटा दो, ये सही से नहीं लिखी है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आप बोलोगे कि मूल्यांकन में संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष तथा व्यवहारिक पक्ष होता है, इसे ही संज्ञान सहगामी पक्ष कहा जाता है। तो कोई पूछे संज्ञान सहगामी पक्ष कौन से हैं, तो आप बोलोगे संज्ञान सहगामी पक्ष संज्ञानात्मक पक्ष है, भावात्मक पक्ष है, कौशलात्मक पक्ष है, साथ ही साथ व्यवहारिक पक्ष भी होता है मूल्यांकन में। और इन्हीं चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, सहगामी पक्ष भी बोलते हैं। याद रहेगा। अगले आपसे पूछ सकते हैं युग्म मूल्यांकन क्या होता है। ये भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा थोड़ा सा, कि 1 नंबर में तो पूछा जा सकता है लघुत्तरी में क्वेश्चन, तो कुछ खास लगा तो मैंने कहा देख लेते हैं। यहाँ पे था कि छात्रों और छात्राओं द्वारा परस्पर एक दूसरे का मूल्यांकन करना ही युग्म मूल्यांकन कहलाता है। और मुझे थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा था कि जब 2 क्लासमेट होते हैं और वो एक दूसरे का ही टेस्ट ले लेते हैं, जैसे मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा, फ्रेंड ने मुझसे पूछा, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, मैंने जैसे अपने फ्रेंड से पूछा कि बताओ तुमको ये वाला चैप्टर याद है, तो वो हमसे बोले कि हाँ हमको ये वाला चैप्टर याद है, क्या तुमको ये वाला चैप्टर याद है। फिर अगर हम दोनों को सेम चैप्टर याद हो सपोज़ करो, तो वो मुझसे पूछे कि सपोज़ क्या मान लेते हैं, जैसे उसने मुझसे पूछा बताओ शैक्षिक मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन क्या होता है, मैंने डेफिनेशंस बताई, फिर उसमें गलती भी निकाल दी कि ऐसे नहीं ऐसे हो सकता था। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें, वैसे मेरा तो फ्रेंड है, तो मैं तो उसके साथ करता रहता हूँ कभी कभार कॉल पे। मेरा फ्रेंड है शिवम, तो फ़िलहाल हम लोगों को तो चलता है ये। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और फिर हम लोग मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास को सपोर्ट करना आपका काम है, 10 मिनट का सेशन बनाना मेरा काम है। चैप्टर इतने में आपको जितने भी ये अपने लेक्चर कंप्लीट हो पाएंगे, 10-10 मिनट के हैं, तो क्या ही इनको लेक्चर बोला जाए, छोटे छोटे शॉर्ट्स जितने भी कंप्लीट हो पाएंगे, मैक्सिमम सिलेबस आपका पूरा ही हो जाएगा। और वही क्वेश्चन मैं सिर्फ कराता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, बाकी सारा कुछ इसमें कूड़ा करचड़ा नहीं भर के रखा गया है कि पूरी किताब ही लिख करके समझा दी गई, तो वो अभी तो फ़िलहाल मैंने नहीं ऐसा कुछ किया है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।